दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बोलता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसका डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि रासायनिक अभिक्रिया के पहले और पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसको अपने शब्दों में हम बोल सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें प्रत्येक और तत्वों के प्रत्येक परमाणु की संख्या क्या रहेगा, समान रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखा जाए तो H2 प्लस Cl2 ये जैसे रिएक्ट करेगा तो HCl बनाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, संतुलित करने के लिए इसको मैं देख रहे हैं कि H2 है, Cl यहाँ पे कितना है, 2 है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम 2 से गुना कर देंगे। तो यानी हमको पता चल गया कि ये दोनों, ये जो दिया गया इक्वेशन है वो कैसा है, संतुलित समीकरण है। अब इसमें देखिए यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसलिए आवश्यक है क्योंकि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की सरल विधि को अनुमान द्वारा संतुलित विधि कहते हैं, इसको संतुलन विधि कहते हैं। सर्वप्रथम असंतुलित रासायनिक समीकरण में सबसे जटिल यौगिक है ना को चुनाव किया जाता है, चाहे वह प्रतिकारक हो या प्रतिफल हो। तब दोनों तरफ के परमाणुओं या अणुओं के परमाणुओं को अणु या परमाणु के पहले 2 या 3 या आदि लिखकर समीकरण को संतुलित किया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं दूसरा में, क्वेश्चन दूसरा बोलता है कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक समीकरण अभिक्रिया यानी लिखने के लिए बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जब जिंक के आयरन सल्फेट के घोल में डाला जाता है तो जिंक आयरन सल्फेट के घोल से आयरन को विस्थापित कर देता है। कहने का मतलब है कि जैसे जेडन है ना को FeSO4 के साथ जैसे रिएक्ट करेगा तो ये जेडन यानी सल्फेट बन जाएगा और Fe जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, आयरन को ये क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। समझ गए, ये चीज़, यही चीज़ को क्या करना था, लिखना था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आते हैं। जो क्वेश्चन ये पढ़ाया हुआ है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लोहे की वस्तु को पेंट क्यों किया जाता है। तो देखिए लोहे को वस्तु को इसलिए पेंट किया जाता है ताकि वो यानी नमी के कारण उस पर जो जंग लगना है ना, वो जंग ना लगे, जिसके कारण उस पर क्या किया जाता है, लेपित किया जाता है, यानी उसको पेंटिंग किया जा सकता है। अपनी ठेठ भाषा में इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपका इसका आंसर हम लिख दिए हैं। ठीक है ना, कि लोहे की वस्तु है ना को लेपित इसलिए किया जाता है ताकि कि लोहे की वस्तु नमी की उपस्थिति में संक्षारित यानी जंग लगना होती है, जिससे फेरस ऑक्साइड एवं फेरिक ऑक्साइड का मिश्रण होता है और वस्तुएं कमज़ोर होने लगती है। इसे बचाने के लिए धातु की वस्तु की सतह किसी भी अम्ल अवरोध रंग से रंगाई कर देने से धातु या तो वायु से मतलब हम कह सकते हैं वो अभिक्रिया नहीं कर पाती है, वो क्या हो जाता है, बच जाता है, इसलिए उसे लेपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो 4 में यहाँ पे क्या है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। देखिए तो संयोजन अभिक्रिया यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक आपस में संयोग करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, जिनके गुणमूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल यानी जो पहले वाले जो हैं उनसे बिल्कुल क्या होना चाहिए, भिन्न होता है, उस प्रतिक्रिया को ही हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्या है कि गर्म कार्बन के चूने के ऊपर हवा या ऑक्सीजन प्रवाहित करने पर कोयला के जलने की वजह से कार्बन एवं ऑक्सीजन संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको दिया गया C+O2 है ना, रिएक्ट किया तो क्या बनाया, CO2 बनाया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। तो हम बोलेंगे यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के परमाणु अथवा समूह यौगिक के परमाणु अथवा
समूह को विस्थापित कर उनका स्थान को ग्रहण कर लेते हैं, उसी को हम बोलेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया गया, CH4 है ना और Cl2 है। ये सूर्य की प्रकाश यानी रोशनी में जैसी अभिक्रिया करता है तो ये बनाएगा CH3Cl है ना, और ACl क्या हो जाएगा बाहर। तो देखिए यहाँ पे CH4 था तो Cl क्या कर लिया, अपना स्थान यहाँ पे ग्रहण कर लिया। अब एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया भाई, यहाँ से निष्कासित कर दिया। समझ गए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 में देख रहे हैं। 6 में बोल रहा है कि रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण देकर समझाएं। तो रासायनिक समीकरण, तो जब कोई भी पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके है ना एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करती है तो उस क्रिया को ही बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक एकदम भिन्न गुण वाले है ना नए पदार्थ का जो निर्माण करता है, उनके गुण मूल पहले वाले जो रासायनिक है उससे भिन्न होना चाहिए, वही क्या कहलाता है, रासायनिक आपका अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, इसका एग्जाम्पल भी लिखा हुआ, जैसे कि यहाँ पे लिख दिए हैं, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 2KClO3 है ना। ये जैसी यहाँ पे रिएक्ट करेगा तो दो अति में टूट जाता है, KCl में टूट जाता है और O2 में। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है ना। अब दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे आपका वाटर का दिया हुआ है ना, ये भी एक क्या है, संतुलित है। नीचे देखिए क्वेश्चन पूछ भी दे रहा है कि संतुलित, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ दे रहा है कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो जब समीकरण में तीर चिन्ह के बाईं ओर अभिकारक एवं दाईं ओर प्रतिफल के प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या क्या होता है, समान होता है, वैसे ही को हम क्या बोलेंगे, समीकरण संतुलित समीकरण कहते हैं है ना, जिनमें दोनों ओर प्रत्येक परमाणु के तत्वों की संख्या क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8। तो 8 में देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 8 क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाएं को लिखे। तो देखिए रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाएं, पहला तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आणविक सूचना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो आणविक सूचना में ये होता है कि रासायनिक समीकरण से इस बात की सूचना मिलती है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के कितने कितने अणु आपस में संयोग करके कितने कितने अणु का निर्माण करते हैं, ये हो गया। फिर गुणात्मक सूचना पता चलता है कि रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिकारकों एवं उत्पादों के नाम का पता चलता है। अगला है कि आयतनिक सूचना, तो इसमें क्या होता है, तो इससे अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों के आयतन का पता चलता है कि उसमें कितना मतलब वो भाग लिया है। अगला है क्वेश्चन, यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। तो 9 बोल रहा है कि रासायनिक समीकरण के क्या फायदे हैं। तो देखिए यहाँ पे फायदा यह है कि रासायनिक समीकरण के निम्न फायदे हैं। इससे क्या होता है, तो समय की बचत होगा, पहला पॉइंट है। दूसरा है कि कागज की बचत होता है ना। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इससे यह पता चल सकता है कि रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल का एक निश्चित मात्रा का निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारक के द्रव्यमानों की गणना ठीक ठाक से किया जा सकता है उसमें। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे यह है कि सभी जगह एक ही रासायनिक संकेतों का प्रयोग होता है, अतः यह रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने से किसी भी यानी तरह की कोई कठिनाई वगैरह नहीं होता है। समझ गए, ये होता है क्योंकि सभी जगह क्या होता है, आज अगर मान लेते हैं हमारे देश में अगर इसको हाइड्रोजन को H पढ़ते हैं तो ये ना कि ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो इसको दूसरा पढ़ेंगे, नहीं, वहाँ भी इसको हाइड्रोजन को H ही पढ़ा जाएगा। समझ गए, ये चीज़ आपको यहाँ पे बताया गया। जैसे कि अगर क्लोरीन का है तो Cl ही पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। तो 10 में यहाँ पे बोलता है आपका 10 में कि अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस और अवक्षेप की जानकारी किस प्रकार की जाती है। तो देख लीजिए, इसका आंसर है कि यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निकलती है तो समीकरण के यहाँ पे जो है गैस के सूत्र के ठीक बाद ये ऊपर का जैसे कि निकलेगा तो ऊपर का एरो यानी सिंबल यहाँ पे दिया जाएगा। और अगर अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्रतिफल अवक्षेप के रूप में बनता है तो नीचे का इस तरह का सिंबल दिया जाता है। तो इस प्रतिफल के संकेत का सूत्र के बाद
देखिए यहाँ पे इस तरह का दिया जाएगा और गैस निकलेगा तो ऊपर का दिया जाएगा। इस तरह से वहाँ पे पता चलता है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे देख लीजिए दर्शाया गया है 2 में। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग आते हैं तो वहाँ पे देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं तो यहाँ पे देखिए 11 में बोल रहा है कि निम्नांकित समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया का निरूपित करती है। तो देख लीजिए पहला है NH4NO2 है ना, एरो का सिंबल दिया गया है Na2 2H2O है ना, ये दिया गया है। तो यहाँ पे पहला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह अभिक्रिया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को दर्शाती है। इसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटकर 2 या अधिक सरल यौगिक बनाते हैं जिनका गुणमूल यौगिक के गुण से बिल्कुल क्या है, भिन्न होते हैं। समझ गए। जो पहला है NH4 है ना और NO2 जैसे होगा तो Na2 और प्लस 2H2O में टूट जाएगा, ये है ना, ये चीज़ है। चलिए ये क्या है तो पूछ देगा, तो यानी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को ये क्या करता है, दर्शाता है। इसी में दूसरा क्वेश्चन है AgNO3 प्लस NaCl। तो जैसे देखिए यहाँ ये क्या हो गया, अवक्षेप का बनना, यहाँ पे Cl जो है AgCl हो गया प्लस NaNO3 हो गया। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यह अभिक्रिया उभय विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाती है जिसमें 2 यौगिक अपने आयनों का विनम्र आदान प्रदान करके 2 नए यौगिक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो 12 में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बोलता है कि आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है। तो देखिए इसको हम करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे रिएक्शन होता है तो वहाँ पे हम पहचान कर लेते हैं। कैसे, देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है जब कॉपर की एक प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में डाला जाता है तो सिल्वर कॉपर द्वारा विस्थापित हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है Cu है ना और प्लस 2AgNO3 है ना, सिल्वर नाइट्रेट हो गया। को जैसी अगर यहाँ पे जैसे ये करेगा तो क्या बनाएगा CuNO है ना 3 का होल 2 हो गया अब प्लस 2Ag है ना, ये आपका यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस रासायनिक अभिक्रिया के कारण कॉपर प्लेट की सतह पर चमकीले सिल्वर की परत बैठ जाती है। इससे पता चलता है कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से निश्चित है कि आपका 2 या 3 क्वेश्चन आएगा तो आएगा। ये क्या है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या है। तो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया ये दोनों जो है ना हमेशा साथ साथ होती है, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। समझ गए ना। तो आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। यह एक विशेष प्रकार की अभिक्रियाएं हैं जो हमेशा साथ साथ होती है, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग अथवा किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। जब अवकरण अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तो उसी को बोला जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उसको बोला जाता है। और दोनों ये अभिक्रिया जो है ना साथ साथ होती है, जो हमेशा क्या होता है, साथ साथ होती है, जिसे ही बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो एक ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ठीक है ना, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को क्या कहा जा सकता है, तो हम बोल सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जा सकता है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको क्वेश्चन आएगा ही तो आएगा। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।